प्रिय विद्यार्थियों, आज हम देखेंगे जूल थॉमसन का पोरस प्लग एक्सपेरिमेंट और उसकी थर्मोडायनामिक्स। तो जूल थॉमसन का क्या एक्सपेरिमेंट था, यहाँ हमने एक फिगर दिखाया है। इसमें उस एक्सपेरिमेंट की व्यवस्था को दिखाया गया है कि यहाँ एक पिस्टन लगा हुआ है बी। इसमें हम गैस को भरकर उसमें उसको संपीड़ित करते हैं और ये मैनोमीटर से गुजरकर ट्यूब बी डैश में जाती है, जहाँ पर संपीड़न के बाद इसका प्रेशर होता है P1 और टेम्परेचर होता है T1। अब ट्यूब के अंदर यहाँ पर हमने एक पोरस प्लग लगा हुआ दिखाया है और ये पोरस प्लग इसके चारों तरफ डॉट लगा हुआ है ताकि ऊष्मीय आदान प्रदान इसका वातावरण से ना हो सके। और पोरस प्लग के बाद ये पुनः गैस वातावरण में जाती है, जहाँ पर इसका प्रेशर P2 और टेम्परेचर T2 हो जाता है। अब यहाँ पर दोनों तरफ टेम्परेचर नापने के लिए हमने देखा है, टेम्परेचर के लिए हमने T1 और T2 दो थर्मामीटर दिखाए हुए हैं। तो यहाँ पर जब पिस्टन से गैस निकल रही है तो उसका दाब P1 अधिक है, जबकि सरंध्र ड्रॉट से निकलने के बाद जब गैस दूसरी तरफ जाती है तो उसका प्रेशर है वायुमंडलीय दाब के बराबर। अब हम ये देखते हैं कि इसका परिणाम क्या होता है कि जब गैस पिस्टन से संपीड़ित होकर निकलती है, पोरस प्लग में से प्रसारित होती है और फिर वातावरण में निकलती है, तो क्या परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। तो हमने ये देखा कि जब हम आदर्श गैस को सरंध्र डॉट में से गुजारते हैं, पोरस प्लग में से गुजारते हैं, तो इसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब हम रियल गैसेस को सरंध्र डॉट में से गुजारते हैं तो उनके ताप में परिवर्तन जनरली होता है, सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। हाइड्रोजन और हीलियम गैसें गर्म हो जाती हैं पोरस प्लग से गुजरने के बाद, जबकि जो बाकी सारी गैसें हैं रियल गैसेस, वो सब ठंडी होती हैं। एक बात ध्यान रखें, हम ये जो प्रसारण कर रहे हैं सामान्य ताप पर किया जा रहा है, तो ये रिज़ल्ट हम बता रहे हैं आपको। अब सरंध्र से जो प्रसार करने पर गैसों के ताप में कमी आती है, वो पोरस प्लग के दोनों ओर गैस का कितना दाबांतर था उस बात पर डिपेंड करता है कि ताप में कितनी कमी मिलेगी हमें। तो जैसे जैसे हम दाबांतर की बात हम जब करते हैं, तो जैसे जैसे हम प्रारंभिक ताप को बढ़ाते हैं गैस का जैसे जैसे प्रारंभिक ताप बढ़ता है, गैस के एकांक दाबांतर के लिए ताप में कमी का मान कम होता जाता है, यानी गैस ज़्यादा ठंडी होती है। और एक निश्चित ताप के बाद ताप में कमी आना बंद हो जाता है, ताप में कमी शून्य हो जाती है और ये ताप कहलाता है व्युत्क्रमण ताप, इन्वर्जन टेम्परेचर। यानी इन्वर्जन टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिस पर अगर आप गैस को प्रसारित करेंगे तो आपको गैस के ताप में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। और ये हर एक गैस के लिए व्युत्क्रमण ताप का मान अलग अलग होता है, ये अलग अलग गैसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। और अगर हमने गैस का प्रारंभिक ताप उसके स्वयं के व्युत्क्रमण ताप से कम रखा है, तो गैस सरंध्र डॉट में से पोरस प्लग में से जब फैलती है, प्रसरित होती है, तो ठंडित हो जाती है। और अगर गैस का प्रारंभिक ताप उसके व्युत्क्रमण ताप से अधिक होता है, तो गैस सरंध्र डॉट में से जब प्रसारित होती है तो वो गर्म हो जाती है, यानी उसकी हीटिंग हो जाती है। जैसे कि हमने हाइड्रोजन और हीलियम में देखा कि जो उनके जो इन्वर्जन टेम्परेचर्स के मान हैं, हाइड्रोजन का व्युत्क्रमण ताप है -80 डिग्री सेल्सियस और जो हीलियम का व्युत्क्रमण ताप है वो है -239 डिग्री सेल्सियस और सामान्य ताप 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास हम रख लेते हैं। तो इसलिए सामान्य ताप पर जब हम इन्हें पोरस प्लग में से गुजारते हैं, तो चूँकि इनके व्युत्क्रमण ताप से सामान्य ताप बहुत अधिक हो जाते हैं, इसलिए आपके पास जो पोरस प्लग में से जब हम इन दोनों गैसों को गुजारते हैं तो इनके ठंडे होने की बजाय ये गर्म हो जाती हैं। तो यानी आवश्यक है कि अगर आपको सामान्य ताप पर गैस ठंडी हो पोरस प्लग में से गुजरने के बाद, तो इन गैसों के व्युत्क्रमण तापों का मान जो है वो आपके पास कम होना चाहिए, किसकी अपेक्षा, जो गैस का प्रारंभिक ताप है उसकी अपेक्षा। तो गैसों के जो प्रारंभिक ताप के मान हैं वो कम होने चाहिए। गैसों के जो प्रारंभिक ताप है इनके व्युत्क्रमण ताप से अधिक होते हैं तो हीटिंग होती है, और जब गैस के प्रारंभिक ताप इनके व्युत्क्रमण ताप से कम होते हैं तो ही आपके पास गैस ठंडी होती है। अब हम देखते हैं कि इस जॉल्सन थर्म की जो हम प्रसार की व्याख्या करते हैं वो हम कैसे करते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जैसे यहाँ हमने पिस्टन दिखाए हैं दो, और इन दोनों पिस्टन के मध्य गैस हम दिखा रहे हैं। तो पहले पिस्टन में जो गैस है उसका आयतन पहले P1, उसका आयतन V1, दाब P1 और ताप T1 पर वो गैस है। और पोरस प्लग में से प्रसरण के बाद
यानी पहले उसको पूरी तरह संपीड़ित कर दिया गया है पिस्टन ए से, और फिर वो गैस पोरस प्लग के दूसरी ओर फैलती है, और फैलती है तो उसका दाब P2, आयतन V2 और ताप T2 हो जाता है, और ये दूसरे पिस्टन को खसकाती है, तब ये आयतन इसका क्या होता है V2, यानी प्रारंभ में आयतन V2 का मान 0 है और बाद में आयतन V1 का मान 0 हो जाता है पोरस प्लग में से गुजरने के बाद। तो ये दोनों पिस्टन की दोनों स्थितियाँ हमने यहाँ दिखाई हैं, यानी सघन दौर से प्रसरण के पहले और संघ दौर से प्रसरण के बाद। तो अब यहाँ पर हम क्या मानते हैं कि जब हम इसको गैस को पोरस प्लग में से गुजारते हैं तो गैस के अणुओं के मध्य दूरियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि गैस प्रसारित होती है और गैस प्रसारण होने पर गैस के अणुओं के मध्य दूरियाँ बढ़ती हैं, और बढ़ती हैं तो गैस के जो अणु में है खिंचाव आ जाता है, थ्रॉटलिंग होती है, वो खिंच जाती है उस प्रसरण से, और खिंचने के में जो गैस कार्य करती है उसकी वजह से गैस ठंडी होती है। अब यहाँ पर एक बात हमें ध्यान रखना है कि जो हमने प्रारंभिक प्रेशर P1 लिया है उसका मान गैस के प्रसरण के बाद जो प्रेशर है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक होता है, यानी ये प्रसरण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर किया गया है, ये बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है। अब इसकी थर्मोडायनेमिक्स को अगर हम देखें तो थर्मोडायनेमिक्स में जो प्रथम चरण है हमने उसमें क्या किया है, गैस को पिस्टन जो प्रेशर P1 पर है, आयतन V1 पर है, ताप T1 पर है, उसको हम क्या करते हैं, पिस्टन ए से दबाते हैं, और इतना दबाते हैं कि गैस का आयतन क्या हो जाता है, 0 होता है। तो जब 0 होता है तो इस गैस के संपीड़न में बाह्य कार्य गैस पर किया जाता है, और ये बाह्य कार्य का मान हो जाता है इंटीग्रेशन P1 dV, और आयतन हमने इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या हो जाएंगी, V1 से 0, क्योंकि आयतन V1 से हम उसका क्या कर देते हैं, 0। तो इस संपीड़न में जो गैस पे कार्य किया गया वो हो गया -P1 V1 के बराबर। अब दूसरा चरण हम क्या मानते हैं कि आपने पिस्टन को पूरा दबा दिया तो गैस जो है आपके पास वो पोरस प्लग में से होकर पूरी गैस दूसरी तरफ आ जाती है, तो वो पिस्टन बी को धक्का देती है, और धक्का देकर उसका प्रेशर क्या हो जाता है, P2, और आयतन हो जाता है 0 से V2। तो इस प्रसरण में जो गैस पर कार्य हुआ है इस प्रसरण में जो गैस ने पोरस प्लग में से गुजरने के लिए कार्य किया है, अपनी ऊर्जा जो खर्च की है उसके द्वारा जो उसने बाहरी कार्य किया है गैस ने, तो उस कार्य का मान हो जाएगा W2 = प्लस का P2 dV। तो यहाँ से 0 से V हो जाएगा, और ये माना जाता है आपके पास P2 V2 के बराबर। तो यानी एक प्रक्रम में आपने गैस पे कार्य किया है और दूसरी में प्रक्रम में गैस ने खुद कार्य किया है एक्सपेंड होने के लिए, प्रसरित होने के लिए। तो इस थ्रॉटलिंग प्रोसेस में जो गैस खिंच रही है उसमें गैस द्वारा जो कुल किया गया कार्य अगर हम निकालें तो वो हमें मिल जाता है P2 V2 - P1 V1 के बराबर। और चूँकि बेलन हमने ऊष्मारोधी रखा है, उसका बाहरी एनवायरनमेंट से कोई आदान प्रदान नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास जो गैस खर्च ऊर्जा करेगी वो अपनी ऊर्जा खर्च करेगी, अपनी आंतरिक ऊर्जा खर्च करेगी। इसलिए ऊष्मागतिकी के नियम से हम जानते हैं जब रुद्धोष्म प्रक्रम होगा, यानी जब बाहरी वातावरण से ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा तो dQ का मान 0 हो जाएगा। इसलिए आंतरिक ऊर्जा में जो भी परिवर्तन होगा वो गैस द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगा। इसलिए हमें क्या मिलता है कि आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है U1 - U2 वो किसके बराबर है, P2 V2 - P1 V1 के बराबर है। तो यहाँ से हम देखते हैं तो हमें मिल जाता है U1 + P1 V1 का मान U2 + P2 V2 के बराबर, और U + PV होती है एंथैल्पी गैस की, ये हम पहले चैप्टर में देख चुके हैं। तो ये जो गैस की एंथैल्पी है इसका मतलब जितनी वो एंथैल्पी गैस के प्रसरण से पूर्व थी वही एंथैल्पी का मान हमें मिलता है गैस के प्रसरण के पश्चात। इसका मतलब ये जो उपरोधी प्रक्रम है, ये जो थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो रहा है, पोरस प्लग में से गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, जूल थॉमसन जिसे हम प्रसार कह रहे हैं, इस प्रसार में एंथैल्पी का मान नियत होता है। अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि अगर आपके पास P2 V2 का मान P1 V1 से अधिक हो जाए तो चूँकि एंथैल्पी नियत रहनी चाहिए इसलिए U2 का मान U1 से कम होगा। इसका मतलब गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी आई, और कमी आई है तो गैस क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, गैस की कूलिंग हो जाएगी। और अगर हम कहें कि P2 V2 का मान P1 V1 के बराबर है तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इसलिए गैस के ताप में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आपके पास P2 V2 का मान P1 V1 से कम है
तब आपके पास चूँकि एंथैल्पी नियत रहनी चाहिए इसलिए U2 का मान U1 से अधिक होगा, यानी बाद में गैस की आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी किसकी अपेक्षा, पहले की अपेक्षा। तो गैस क्या दिखाएगी, हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी, यानी गैस सरंध्र पार्ट में से निकलने के बाद गर्म हो जाएगी। अब हम देखते हैं कि हम जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक, जो कि हम कह रहे हैं कि एक दाबांतर पर गैस को जब हमने प्रसरित किया तो उसके ताप में कितना परिवर्तन हुआ, तो यानी हम जूल थॉमसन प्रसरण गुणांक dt dp निकाल रहे हैं, यानी प्रेशर के साथ ताप में कितना परिवर्तन हुआ कांस्टेंट एंथैल्पी पर, ये कहलाता है जूल थॉमसन गुणांक। तो इस जूल थॉमसन गुणांक को ज्ञात करने के लिए हमने देखा है कि जो एंथैल्पी का मान है U + PV वो नियत है, इसलिए जो एंथैल्पी में अगर हम परिवर्तन निकालेंगे तो वो हो जाएगा du + Pdv + Vdp = 0, यानी कि एक बार आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, दूसरी बार प्रेशर को नियत रख कर आयतन में परिवर्तन किया गया, दूसरी बार प्रेशर में परिवर्तन करके आयतन को नियत रख के ये, यानी हमने ये डिफरेंशियल के नियम से या हमने एंथैल्पी में परिवर्तन को लिखा है। और du + PV ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि गैस द्वारा को दी गई ऊष्मा है, इसलिए dq + Vdp हो गया = 0। और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से जो एंट्रोपी है वो dq/T होती है, इसलिए dq का मान TdS हो जाएगा, तो TdS + Vdp, यानी एंट्रोपी जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर का फलन है। और अगर टेम्परेचर और प्रेशर का एंट्रोपी फलन होती है तो हम आंशिक अवकलन की सहायता से चेंज इन एंट्रोपी को लिख सकते हैं कि एंट्रोपी का परिवर्तन ताप के साथ जबकि दाब नियत है, और एंट्रोपी का परिवर्तन दाब के साथ जबकि ताप नियत रखा गया है। तो ये दोनों टर्म्स को हम दिखा सकते हैं ΔS ΔT dt ΔS ΔP dP के सहायता से। अब यहाँ से जो हम है ds का मान हम अपने समीकरण 1 में रख देते हैं, तो हमारे पास समीकरण 1 हो जाता है T ds dt dt प्लस ds dp dp ब्रैकेट बंद कर दिया है हमने प्लस Vdp = 0। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो चूँकि हम ये जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वो ΔQ ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर यानी T ds dt एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो इसमें जो हमारे पास मान ये हम रख देते हैं जब समीकरण में, तो मुझे मिल जाता है Cp dt प्लस ब्रैकेट में T ds dp एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस V, और इन सब के बाहर हमने प्रेशर को dp को कॉमन लिया = 0। अब हम ऊष्मागतिकी का चतुर्थ संबंध यूज़ करते हैं, तो उससे मुझे पता लगता है कि ΔS ΔP का एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो मान है वो ΔV ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर ऋणात्मक साइन के साथ बराबर होता है। तो ये मान जब मैं यहाँ रख देती हूँ और इसको सॉल्व करती हूँ तो मुझे मिल जाता है कि dt dp का जो मान होगा वो 1/Cp T dV dt एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस V के बराबर होगा। यानी कि ये जो जूल थॉमसन गुणांक है इस बात पर निर्भर करता है कि कांस्टेंट प्रेशर पर ताप के साथ आयतन में कितना परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ से अगर हम देखें, चूँकि हमने जो दाब हम रखते हैं हमेशा गैस का पहले जो दाब होता है वो अधिक होता है और बाद में जो प्रसरण के बाद गैस का दाब कम हो जाता है, तो इसका मतलब गैस को उच्च दाब से निम्न दाब की ओर प्रसारित किया गया, इसलिए इस जूल थॉमसन प्रक्रम में हमेशा dp ऋणात्मक होगा। P2 - P1 क्या होगा, ऋणात्मक होगा, क्योंकि P1 का मान अधिक होता है। तो यहाँ पर अगर μJT धनात्मक आता है, यानी कि जूल थॉमसन गुणांक अगर मेरे पास धनात्मक आता है, तो इसका मतलब आपके पास जो ताप में परिवर्तन है, ताप में क्या हुई है, कमी हुई है, क्योंकि प्रेशर में तो पहले ही माइनस था, तो टेम्परेचर में भी माइनस आने से इसका चिन्ह क्या हो जाता है, धनात्मक हो जाता है। इसका मतलब अगर जूल थॉमसन गुणांक धनात्मक है तो गैस कूलिंग इफेक्ट दिखाएगी, गैस सरंध्र पॉट में से निकलने के बाद ठंडी हो जाएगी। और अगर जूल थॉमसन का गुणांक का मान ऋणात्मक है तो यहाँ से हम दे सकते हैं कि dt धनात्मक आएगा, और dt धनात्मक और μJT ऋणात्मक होने का मतलब क्या है कि गैस जो है जूल थॉमसन प्रसरण में हीटिंग इफेक्ट दिखाएगी। और अगर μJT 0 है तो इसका मतलब गैस के ताप में पोरस प्लग में से गुजरने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरह से हम जूल थॉमसन प्रसार को समझ सकते हैं। धन्यवाद।